हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हों। प्रारंभ करते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, राव मालदेव, मारवाड़ के अंदर पढ़ रहे थे हम। हुमायूं तक पढ़ लिया था, शेरशाह सूरी को दिल्ली ले आए थे। आज उसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते प्रारंभ करते हैं। राव मालदेव, राव मालदेव का इतिहास। राव मालदेव, हुमायूं तक हमने पढ़ लिया था। हुमायूं जो है, शेरशाह सूरी आता है, शेरशाह सूरी से डरकर भाग जाता है, पाकिस्तान सिंध के अंदर भाग जाता है। बाद में हुमायूं फलोदी के अंदर जोगी तीर्थ स्थान पे आता है, मालदेव से सहायता मांगता है, लेकिन फिर कान का कच्चा हो जाता है और वापस भाग जाता है। अमरकोट चला जाता है बीरसाल सोडा के यहाँ। आज उससे आगे पढ़ते हैं, शेरशाह सूरी के साथ मालदेव के क्या संबंध थे। शेरशाह सूरी के साथ भाई मालदेव के क्या संबंध थे वो पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के साथ अब दो आमने सामने बड़े राजा हैं, तो संबंध अच्छे तो नहीं होंगे, बिगड़े ही होंगे, है ना। इधर शेरशाह सूरी दिल्ली के अंदर बैठा है और राजस्थान के मारवाड़ के अंदर जोधपुर का जो राजा है मालदेव, बड़ा राजा राजस्थान के अंदर ये है। भारत में देखें इस समय शेरशाह सूरी, दोनों के बीच में युद्ध होगा। दोनों की अपनी अपनी रणनीति है। शेरशाह सूरी व मालदेव दोनों अपना साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा यानी अपने साम्राज्य का विस्तार चाहती है। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, है ना। शेरशाह सूरी भी चाहता है कि मैं मेरा अपना जो साम्राज्य है इसका विस्तार करूं, ज्यादा क्षेत्र पे अधिकार करूं। मालदेव भी चाहता है मैं भी ज्यादा क्षेत्र पे अधिकार करूं। दोनों बड़े राजा है आपस में। आगे बढ़ते, शेरशाह सूरी को पता है मेरे सामने जो बड़ा राजा है ये मालदेव है। मालदेव खतरनाक राजा है, ये दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा है। एक ये भी टॉपिक है। मालदेव का राज्य दिल्ली सल्तनत पर खतरा है ना। मालदेव का राज्य दिल्ली सल्तनत पर खतरा है। और देखते हैं एक कारण और है शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच लड़ाई का कारण जो है कि मालदेव ने हुमायूं की सहायता के लिए उसे बुला लेता है, वापस सहायता करता है ना। क्योंकि हुमायूं को कहता है आप जोगी तीर्थ से एक बार तो बीकानेर चले जाओ, बाद में हम जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम शेरशाह सूरी दिल्ली पे आक्रमण करेंगे और अधिकार कर लेंगे। शेरशाह सूरी भी सहायता करता है ना दो व्यक्तियों की। कौन है? कल्याणमल जो है बीकानेर का है, एक और है
मेड़ता का वीरमदेव इनकी सहायता करता है। तब मालदेव जो है शेरशाह सूरी पे आक्रमण करना चाहता है, इसे हराना चाहता है। ये शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच में युद्ध के कारण है। इन कारणों से दोनों के बीच में युद्ध होता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध जो होता है कौन सा होता है साथियों? गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जिसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध होता है। लिखते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। इसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि जिस स्थान पे होता है उस स्थान का नाम है जेतारण। कब होता है साथियों? 5 जनवरी को होता है। 1544 ईस्वी को होता है। 44 गिरी सुमेल किसके बीच में होगा? मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में होता है। देखते हैं मालदेव के 2 सेनापति हैं जो युद्ध में जाते हैं। एक तो वो जिसे मालदेव बीकानेर जीतने के बाद में बीकानेर का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर बना के आता है, वो होगा एक। उसके साथ में उसका भाई होगा। 2 सेनापति है जी, कौन? जेता व कुंपा। इनके सामने शेरशाह सूरी की सहायता करते हैं कौन? बीकानेर का कल्याण व वीरमदेव मेड़ता का। ये दोनों शेरशाह सूरी की सहायता करते हैं इस युद्ध। अब भी युद्ध होता है। इस युद्ध की कहानी बताता हूं मैं आपको एक। मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होना निश्चित है। दोनों के बीच में क्या है? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। मालदेव का दिल्ली राज्य या दिल्ली सल्तनत में खतरा है। मालदेव हुमायूं की सहायता करता है। शेरशाह सूरी कल्याणमल व वीरमदेव की सहायता करता है उन्हें उनके राज्य दिनाले के लिए। अब जेता व कुंपा मालदेव के सेनापति है, शेरशाह सूरी के सेनापति है कल्याणमल व वीरमदेव, ये सहायता करते हैं। कुंपा की मैंने बात की थी। कुंपा बीकानेर का क्या था जी? प्रशासक था। बीकानेर का प्रशासक था। सर गिरी सुमेल में कैसे पहुंचता है? कुंपा कुछ समय तक तो बीकानेर में रहता है, लेकिन कुछ समय बाद बीकानेर से वापस से मालदेव के पास आ जाता है जोधपुर। कुंपा मालदेव को आके कहता है कि अब मैं बहुत समय तक बीकानेर रह लिया, मुझे मेरे राज्य के बिना कहीं और जी नहीं लगता है। जैसे तैसे करके मैंने इतना समय जो बीकानेर में बिताया है वो बिता दिया। और फिर मैंने ये भी सुना है आपके बीच और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होने वाला है, तो मैं युद्ध में जाऊंगा। मेरे राज्य का युद्ध है, मैं युद्ध में न जाऊं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी सहायता करूं। मालदेव पूछता है युद्ध होना है तो युद्ध कहाँ पे करें? युद्ध के लिए युद्ध का मैदान भी चाहिए। तो फिर जेता बोलता है युद्ध हम जेतारण में करेंगे। जेता का गांव है, समय का गांव है जहाँ पे जेता रहता था, जेतारण का, वहां पे युद्ध करेंगे। वो अपना ही गांव है, अपनी रहने की खाने पीने की जो व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से जेतारण में हो जाएगी, तो युद्ध वहीं पे करेंगे। मालदेव ने कहा ये सही कहा, इतनी सेना जाएगी, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, रहने का जो ठहराव है वो भी रखना पड़ेगा, अच्छा होना चाहिए। तो अपना जो गांव है उसके गांव के लोग हमें जानते हैं तो हमारी सहायता ही करेंगे। क्या ठीक है? मालदेव अपनी सेना लेके जेतारण में कैंप डालता है, डेरा डालता है, वहां पे बैठ जाता है। इधर से शेरशाह सूरी पूरा अपनी सेना के साथ तैयार है। अब दोनों के बीच में युद्ध होता है।
युद्ध से पहले की एक घटना बता दूं, शेरशाह सूरी जो है, इसे पता चला कि मालदेव जो है आज तक जितने युद्ध में गया है उस युद्ध के अंदर जीत के ही आया, खतरनाक राजा है। शेरशाह सूरी के भी पांव लड़खड़ा रहे। लेकिन फिर बात करें इनकी जो मुसलमानों की जो थी, मुस्लिम सल्तनत की जो गुप्तचर व्यवस्था थी, ये अच्छी थी। शेरशाह सूरी ने अपने गुप्तचर छोड़े, क्या करें। शेरशाह सूरी के दिमाग में एक बात आती है कि अगर कुछ अपन गड़बड़ कर दे तो युद्ध जीत सकते हैं। गड़बड़ क्या करे कि मालदेव का जो विश्वास है वो जेता व कुंपा पे ज्यादा है, और इन्हीं के गांव में आके उसने डेरा डाला है, युद्ध यहीं पे होना है। शेरशाह सूरी ने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें कहा, आप तो अपना जो भेष है इसे बदलो, बहरूपिये बनो और तलवारें ढाल लेके जाओ, व्यापार का काम करो। मालदेव के जो कैंप है उनके इधर उधर भटको, नजदीक घूमो, युद्ध का समय है, तलवारें ढाल इनकी सबको जरूरत होती है युद्ध में। शेरशाह सूरी के सैनिक जाते हैं, व्यापारी का रूप धारण करते हैं, तलवारें ढाल लेके जाती हैं, इधर उधर भटकते हैं कैंप के बाद, तलवार ले लो, ढाल ले लो, अच्छी तलवार अच्छी ढाल। और सैनिकों को जरूरत थी, सैनिकों ने कहा वो उधर व्यापारी आए हैं, तलवारें व ढाल बेच रहे हैं, हमें भी ढाल की जरूरत है, युद्ध लड़ना है तो थोड़ी अच्छी ढाल हो, अच्छी तलवारें हो तो युद्ध जो है वो अच्छे तरीके से लड़ सकती। मालदेव ने कहा बुलाओ, उन व्यापारियों को बुलाया। मालदेव ने अपने सारे सेनापतियों को बुलाया, कहा आपको जितनी तलवार जितनी ढालें लेनी है ले लो। लेकिन शेरशाह सूरी ने उन अपने सैनिकों को दो चिट्ठी लिख के भेजी, दो पत्र लिख के भेजे थे, एक दो पर्चियों के। शेरशाह सूरी ने लिखा था, एक पर्ची के अंदर तो लिखा था जिसमें जेता व कुंपा बोलती है कि शेरशाह सूरी बादशाह आप तो टेंशन ही मत लो, जैसे ही मालदेव अपने डेरे के अंदर अपने जो कैंप लगा हुआ है उस कैंप में जाएगा सोने के लिए, हम मौका मिलते ही मालदेव को क्या है बंदी बना लेंगे और कल सुबह तक आपको मालदेव सही सलामत जिंदा सौंप देंगे। दूसरी पर्ची में शेरशाह खुद बोलता है, समय बोलता है, जेता कुंपा मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी सहायता की, जो आप कल मेरे को मालदेव को गिरफ्तार करके सौंपने वाली हूँ। मैं आप दोनों को जोधपुर दे दूंगा, मारवाड़ में आप राज करोगे, इधर कल्याणमल व बीरमदेव जो है बीकानेर में राज करेंगे और मैं दिल्ली में राज करूंगा। मिलजुल के एक साथ भाई भाई बन के चले, हाथ से हाथ मिला। जैसे ही वो सैनिक व्यापारी का भेष बदल के सैनिक जो है तलवार व ढाल बेचने के लिए आते हैं, मालदेव के कैंपों से तलवार ढाल बेच के जब निकलते हैं तो वो दोनों की दोनों पर्चियां वहां पे गिरा देती हैं। सारे सैनिक अपनी ढाल तलवार लेके चले जाते हैं। मालदेव की उन दोनों चिट पे निगाह पड़ती है, जो पर्चियां थी शेरशाह सूरी भेजता है उन पे निगाह पड़ती है। मालदेव उन्हें उठाता है, खोल के देखता है तो दोनों पर्चियों के अंदर वो ही बात लिखी थी। जेता कुंपा कहते हैं हम कल मालदेव को आपको जिंदा सही सलामत गिरफ्तार करके सौंप देंगे। शेरशाह सूरी भी मालदेव व जेता व कुंपा को सहराता है, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद थैंक यू कहता है। अब मालदेव ने ये पर्चियां पढ़ी, मालदेव का सर चकरा गया। अच्छा, तब ही कुंपा बीकानेर से यहाँ पे आया था, और जब मैंने युद्ध के मैदान का क्षेत्र का निश्चय करने के लिए कहा था तब जेता ने मुझे कहा था हम जेतारण में युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इनका आपका है, समय का क्षेत्र है, और यहाँ पे जो चलती है जेता कुंपा की चलती है, और ये मुझे बंदी बना के शेरशाह सूरी को देना चाहते। मालदेव ने वापस अपनी सेना को इकट्ठा किया और कहा हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। सेना ने पूछा क्या हुआ, सेनापति भी बोले सर हुआ क्या,
पहले तो आप युद्ध के लिए हमें यहाँ पे लेके आए यार, अब युद्ध लड़ने का जब समय नजदीक है, रात रात की तो बात है, सुबह युद्ध लड़ना है, अब आप कह रहे हो युद्ध नहीं लड़ना। मालदेव कहता है मुझे दो पर्चियां मिली, जो जेता वह कुंपा है, इन्होंने विश्वासघात किया है। ये पर्चियां देखो, आप ही पढ़ लो, फिर जेता और कुंपा को पता चलता है कि शेरशाह सूरी ने जो चालाकी खेली है, गड़बड़ की है, ये गलत कर। मालदेव नहीं मानता है। जेता कुंपा जो है मालदेव को बहुत मनाती है, मिन्नत करते हैं ना, पांव पकड़ने तक दोनों बंदे तैयार हो गए। कहा आप तो रुक जाओ बस, युद्ध आप मत लड़ना, युद्ध हम दोनों लड़ेंगे। हम दोनों भाई यानी जेता व कुंपा दोनों कहते हैं युद्ध तो हम लड़ लेंगे, आप ऐसे जाओ मत, भाग। हमने अपने देश का नमक खाया है, इस देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन मालदेव कहता है मेरे को युद्ध लड़ना है, जब ये आपने रणनीति बनाई है, आप मेरे को गिरफ्तार करके उधर सौंपने वाले, तो मैं युद्ध यहाँ पे क्यों लड़ूं? मरना ही है तो मेरे क्षेत्र में लड़ूं, और वहां पे मरूं, आपके क्षेत्र में क्यों मरूं? मैं यहाँ पे युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध जोधपुर में करूंगा। वापस मारवाड़ जोधपुर में चला आता है मालदेव। लेकिन जेता और कुंपा जो है ये दोनों भाई वहीं पे अपने पांव जमा लेती हैं, और दूसरे दिन युद्ध होता है। जेता व कुंपा के कुल 12,000 सैनिक थे, शेरशाह सूरी के पास 80,000 सैनिक थे। दोनों के दोनों व्यक्ति भाई सुबह बड़ी वफादारी के साथ खतरनाक युद्ध लड़ते हैं। एक बार तो जेता व कुंपा कि दोनों की जो 12,000 सेना है, इसने शेरशाह सूरी की 80,000 सेना को पछाड़ दिया था। लेकिन फिर बात करी वापस मुस्लिम राजा की, तो इनकी जो युद्ध करने की व्यवस्था थी, इनकी जो पद्धति थी, ये अलग थी थोड़ी। ये अपने पास युद्ध के अंदर जितनी सेना उतारती, उसके अलावा एक बटालियन रिजर्व रखती थी, फ्रेश सेना रखते थे कि अगर जो युद्ध लड़ रही है ये थक जाती है, थकावट फील करती है, नुकसान होने लगता है, तो अपनी जो फ्रेशर सेना है उसे छोड़ेंगे, वो युद्ध लड़ेगी। एक बार तो जेता कुंपा जीत की ओर चले जाते हैं, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी की जो फ्रेशर सेना है, रिजर्व बटालियन है, उसे भेजता है शेरशाह सूरी। उसका जो सेनापति होता है, जो लीड करने वाला व्यक्ति होता है, वो सेना लेके आता है, युद्ध करता है, जिसमें जेता व कुंपा दोनों हार जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाती है। जो फ्रेशर सेना का सेनापति है, उसके नेतृत्व में सेना आती है, उसका नाम मिलता है जी जल्लाल खां जलवानी। जल्लाल खां जलवानी, इसके नेतृत्व में सेना आती है। ये सेना लेके आता है, वह जेता कुंपा को दोनों को हरा देता है, दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाती है। जेता व कुंपा कि जो चिट पर्चियां शेरशाह सूरी फेंकता है, जिससे मालदेव के अंदर इन दोनों के प्रति विश्वास उठ जाता है। लेकिन जेता व कुंपा ने अपना नेतृत्व अपने देश के लिए युद्ध लड़ा था। भले ही जीत हासिल नहीं की हो जेता व कुंपा ने, पर युद्ध में अपना नाम कमा गई थी कि दोनों के दोनों वफादार सैनिक थे मालदेव। शेरशाह सूरी इस युद्ध में भले ही जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद में शेरशाह सूरी अपने मुख से एक बात कहता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता या खो देता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्योंकि मारवाड़ के अंदर आपको पता है, मारवाड़ का जो भूमि स्थल है, भूमि है, यहाँ पे मुट्ठी भर बाजरा ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। शेरशाह सूरी कहता है कि मैं इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्योंकि जेता व कुंपा की जो 12,000 सैनिक है, ये युद्ध के प्रारंभ में 80,000 सैनिकों पे भारी पड़ती है।
शेरशाह सूरी को तो एक बार लगा था कि अब हम इस युद्ध में हारने वाले हैं, लेकिन जलाल खां जलवानी जो है, इसके सेना जो आती है, इसके नेतृत्व में सेना आती है, उसने इस युद्ध को जिता दिया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जोधपुर पे कब्जा कर लेता है। जोधपुर पे कब्जा करके खवास खां नाम का व्यक्ति है, शेरशाह सूरी के पास में खवास खां नाम का एक व्यक्ति है, जिसे जोधपुर का प्रशासक बना के चला जाता है, जोधपुर छोड़ जाता है किसी खवास खां को, जोधपुर छोड़ के वापस चला जाता है। लेकिन जब जोधपुर को खवास खां संभालता है, शेरशाह सूरी वापस जाता है, तो बीच में मेवाड़ पड़ता है, और मेवाड़ का उस समय राजा था उदय सिंह। शेरशाह सूरी ने सोचा जोधपुर मारवाड़ पे तो अधिकार कर ही लिया, मेवाड़ पे और कर लेते हैं, अभी नया नया उदय सिंह राजा बना ही है, तो इस मेवाड़ पे भी अधिकार करना चाहता है। लेकिन उदय सिंह ने जोधपुर के बाद में मेवाड़ का जो उदय सिंह है, इसने शेरशाह सूरी के साथ संधि कर ली थी। क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। इसके बाद में और आगे बढ़ती, और आगे क्या होता है, जब जोधपुर पे कब्जा कर लेता है शेरशाह सूरी, तो जोधपुर के अंदर मालदेव चेतारण से वापस आ जाता है जोधपुर। जोधपुर पे कब्जा कर लिया तो मालदेव जो है जोधपुर से सिवाना भाग जाता है, सिवाना चला जाता है जोधपुर से, और इस सिवाना को राठौड़ों की शरण स्थली कहते थे, शरण स्थली कहते थे, संकट मोचन राजधानी, है ना। अब सिवाना चला गया जी मालदेव, जोधपुर पे अधिकार हो गया। लेकिन बाद में क्या होता है, शेरशाह सूरी की जानकारी मिलती है, शेरशाह सूरी जो है कालिंजर के युद्ध में मारा जाता है, अपने आप ही मारा जाता है। ऐसा कहते हैं शेरशाह सूरी कालिंजर के युद्ध में गया था, और ये तोप से गोला छोड़ रहा था, लेकिन वो गोला सामने किसी दीवार पे लगकर वापस शेरशाह सूरी पे ही आके गिर जाता है, और शेरशाह सूरी खत्म हो जाता है। 1545 की घटना है ये। शेरशाह सूरी मारा जाता है कब? कालिंजर युद्ध में 1545। मालदेव को पता चलता है शेरशाह सूरी मारा गया। मालदेव ने इस सिवाना से जोधपुर पे कब्जा वापस कर लिया, इस खवास खां को जोधपुर से भगा देता है। इस खवास खां से मैं आपको बता दूं, नागौर के अंदर एक गांव भी है खवासपुर, खवास खां के नाम पे गांव का नाम है खवासपुर, नागौर के अंदर। अब जी मालदेव ने खवास खां को जोधपुर से भगा के वापस जोधपुर पे कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी ने जो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र थे वहां पे भी कब्जा कर रखा था, तो मालदेव ने धीरे धीरे करके उन क्षेत्रों को वापस अपने अंडर में ले लिया। जोधपुर पे मालदेव वापस कब कब्जा करता है साथियों? 1545 में शेरशाह सूरी मरता है, तो 1546 में जोधपुर पर वापस मालदेव कब्जा कर लेता है। 1546 में मालदेव वापस कब्जा कर लेता है। अब वापस कब्जा कर लिया, इसके बाद में पढ़ती हैं और मालदेव ने क्या किया। अब शेरशाह सूरी तो मारा गया, अब इतना खतरा नहीं है, तो मालदेव ने भी कुछ निर्माण कार्य प्रारंभ किए।
सांस्कृतिक उपलब्धियों की ओर ध्यान दिया। अब वो देखते हैं क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। निर्माण कार्य देखते, मालदेव ने कुछ किलों का निर्माण करवाया था। 4 किले मिलते हैं जिनका निर्माण करवाया था मालदेव ने। एक तो रिया का किला मिलता है, मेड़ता का किला मिलता है, सोजत का किला मिलता है और पोखरण का किला मिलता है। रिया, मेड़ता, सोजत, पोखरण, 4 किलों का निर्माण करवाया था भाई साहब किसने? मालदेव ने। रिया व मेड़ता दोनों कहाँ पे है साथियों? नागौर के अंदर है। सोजत पाली में है। सोजत तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। और जैसलमेर जो कहाँ पे है साथियों? पोखरण जो है जैसलमेर में। इन 4 किलों का निर्माण करवाता है। इसके बाद में जोधपुर का प्रकोटा बनवाता है। जोधपुर का परकोटा बनवाता है। कौन? मालदेव बनवाता है। मालदेव जोधपुर का परकोटा बनवाता है। ये निर्माण कार्य है। 4 किले हैं, रिया मेड़ता दोनों नागौर में, सोजत पाली में, पोखरण जैसलमेर में। ये 4 किले और जोधपुर का परकोटा। अब जी एक मालदेव की रानी आती है। रानी कौन जी? रूठी रानी। रूठी रानी। लूणकरण, भाटी जैसलमेर। लूणकरण भाटी जैसलमेर का राणा राजा है। इसको भी मालदेव हराता है। इस पे भी आक्रमण करता है लूणकरण पे। पर लूणकरण भाई साहब ने क्या किया? मालदीव आक्रमण के लिए आया था तो इसे संधि करके इसे कुछ क्षेत्र दे दिया था। इन लूणकरण के अधीन आता था फलोदी वाला क्षेत्र। वो मालदीव को तो एक बार दे के वापस मोड़ देते हैं। लेकिन बाद में लूणकरण ने सोचा कि जिस व्यक्ति ने आर्थ किसी युद्ध में हार नहीं स्वीकार की और 58 परगने जीत चुका है जो अब तक, वो इस छोटे से क्षेत्र देने के बाद में क्या वापस हम पे आक्रमण नहीं करेगा? हो ही नहीं सकता। मालदेव वापस आक्रमण करेगा जैसलमेर पे। इसीलिए इन लोणकरण भाई साहब ने क्या किया? इनकी राजकुमारी थी उमा दे। जैसलमेर की राजकुमारी थी उमा दे, लूणकरण भाटी की पुत्री है। लूणकरण भाटी ने सोचा क्यों ना हम उमा दे का विवाह जो है मालदेव से कर दें। संबंध बनाने के बाद में तो मालदेव क्या ही आक्रमण करेगा, है ना? ससुराल हो जाएगा, ससुराल वालों पे थोड़ी आक्रमण करेगा। इधर उमा दे के लिए भी नए नए राजकुमार देख रहे थे, युवा जो राजकुमार। अब मालदेव के साथ में मालदेव को मैसेज भेजते हैं जी लूणकरण भाटी की हमारी राजकुमारी है उमा दे, हम उसका विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। नारियल भेजते हैं। मालदेव ने स्वीकार किया क्योंकि उमा दे सुंदर थी। उमा दे सुंदर। अब जी सगाई हो गई तो विवाह भी होगा। मालदेव बारात लेकर आती है। बारात लेकर आती है। बारात लेके आते हैं तो जहां पे बारात रोकते हैं उस स्थान को कहते हैं डेरा। क्या कहते हैं? डेरा।
घर से पहले बारात को सारे बारातियों को रोका जाता है, उन्हें वहां पे चाय पानी नाश्ता वगैरह एक बार कराया जाता है। उस स्थान को बोलते हैं डेरा, है ना। डेरा गांव के अंदर डेरा जो होता है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, है ना, वो डेरा होता है। तो जी बारात आ गई, डेरा लगा दिया। अब डेरा लगा तो जैसलमेर के भाटियों में बात फैली कि मालदेव जो बारात लेके आया है बहुत बड़ी बारात आई है और बहुत बड़ा राजा है, शक्तिशाली राजा है। महिलाओं में बारात की बात फैली, महिलाओं ने कहा तो फिर डेरा देखने चलेंगे। और गांव में ऐसा होता है बारात रुकती है तो महिलाएं डेरा देखने जाती है, कितने के बाराती आए हैं, क्या कुछ लेके आए। और मालदेव की बारात की चर्चा चली कि अत्यधिक संख्या में हाथी आए हैं, घोड़े आए हैं, बाराती आए हैं, अच्छे सुंदर सज धज के आए। तो जी महिलाएं डेरा देखने आती है। जब महिलाएं डेरा देखने आती है तो वो गीत गाते हुए आती है। क्या गाते हुए आती है? गीत गाते हुए आती है। डेरा देखने जब महिलाएं आती है तो जो गीत गाया जाता है उसे जल्ला गीत कहते हैं। क्या कहती हैं साथियों? जल्ला गीत कहती हैं। तो ये जो जल्ला गीत है ये ध्यान रखना, जब बारात का डेरा महिलाएं देखने जाती हैं तब गाया जाता है। इधर लोणकरण भाटी व इनकी पत्नी एक रूम में बात कर रहे थे। जैसे ही महिलाएं डेरा दे के वापस आती है, उमा दे को पता चलता है कि उसका होने वाला पति इतनी बड़ी बारात लेके आया है, हाथी लेके आया है, घोड़े लेके आया है। उमा दे के मन में भी होता है मैं भी डेरा देखूं, पर विवाह होने वाली जो स्त्री होती है, कन्या होती है, वो उस समय घर से बाहर नहीं जा सकती। उमा दे ने सोचा क्यों ना मैं जैसलमेर के किले के ऊपर जाके डेरा देखूं, वहां से तो डेरा साफ दिखाई दे ही जाए। उमा दे अपने रूम से निकल के जैसलमेर के किले के ऊपर जाती है। तब वो अपने मम्मी पापा लूणकरण भाटी व इनकी पत्नी के का रूम के नजदीक से होके जाती है तो रूम से अंदर जो बाहर आवाज आ रही होती है एक लड़ाई की, जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही होती है। उमा दे उस रूम की दीवार की कान लगा के सुनती है कि हो क्या रहा है। उमा दे के पिताजी लोमकरण भाटी अपनी पत्नी को कह रहे होते हैं जब मालदेव फेरे लेने के लिए अंदर आएगा तो वो अकेला ही आएगा, और मैं अकेला आएगा तो मैं मालदेव को आज मार दूंगा, इसके बाद में हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन लूणकरण भाटी की पत्नी कहती है ऐसा मत करो, वो कुछ ही समय में हमारे घर का दामाद बनने वाला है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। उमा दे ने ये बात सुन ली भाई। उमा दे ने बात सुनी और अपना जो पत्नी का धर्म है वो निभाया। भले ही सगाई हो रखी है, अभी तक तो विवाह तो हुआ ही नहीं है, पर उमा दे ने मालदेव को अपना पति मान लिया था। उमा दे पत्र लिखती है अपने रूम में जाके, मालदेव जी वैसे तो आप शक्तिशाली ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अवगत करवा दूं कि जब आप फेरे लेने के लिए अंदर आओ तो थोड़ा एक्टिव रहना, सतर्क रहना, संभल के आना, क्योंकि मेरे पिताजी ने आपके प्रति प्लान बना रखा है कि जैसे ही आप फेरे लेने आओगे तो वो आपको मार देंगे। और मालदेव बड़ा राजी होता है। वाह, महिला हो तो ऐसी, अभी तक तो सगाई हुई है और क्या आपने सहायता की है, आपने मुझे पति मान के मुझे ये जानकारी दी। वैसे तो मैं लूणकरण से नहीं मरने वाला था, पर फिर भी आपने बता दिया तो मैं थोड़ा और सतर्क सावधान रहूंगा। फिर मालदेव ने बाराती आए हैं, बारातियों में से दो हट्टे कट्टे नौजवान निकाले, उस समय के बॉडी बिल्डर साथी थे, मित्र थे, उनको बुलाया इधर आओ। जब मैं फेरे लेने जाऊं ना अंदर तो आपका काम ये है
कि ये जो लूणकरण भाटी है ना, मेरा होने वाला ससुर, इसे तब तक बाहर रोक के रखना है जब तक मैं अंदर फेरे न ले लूं। उसने मेरे प्रति प्लान बना रखा है कि मैं जब फेरे लेने जाऊंगा तो वो मुझे मार देगा। और साथ ही मित्रगण, आपको पता है दिन रात जब बुलाओ तब क्या, कहा मालदेव तू तो विवाह कर, बाकी हम देख लें। जैसे ही मालदेव अंदर जाता है, लूणकरण भाटी थोड़ा पहले तो काम में व्यस्त होता है। लूणकरण भाटी को पता चलता है मालदेव अंदर चला गया फेरे लेने के लिए, लूणकरण भाटी भी अंदर जाता है। लेकिन जो दोनों बॉडीगार्ड थे वो बाहर ही दरवाजे पे खड़े थे। उन्होंने आवाज दी, अरे लूणकरण जी किधर जा रहे हो, इधर आओ, क्या भागे दौड़े फिरे हो, बैठो थोड़ा पार्टी शार्टी करते हैं। लूणकरण भाटी कहता है, अरे नहीं, वो उधर कन्यादान भी तो करना है। और फिर एक बॉडी बिल्डर बोला उस समय का नौजवान, कन्यादान तो कोई कर दे, भाई कर दे, चाचा कर दे, ताऊ कर दे, मामा कर दे, कोई कर दे, घर का कोई सदस्य कर दे, पुरुष सदस्य कर दे, कन्यादान तो कोई कर दे। अरे वास्तव में कन्यादान कोई कर दे, दुल्हन का पिता करे जरूरी नहीं है, मामा कर दे, चाचा कर दे, ताऊ जी कर दे, भाई कर दे, बड़ा भाई कन्यादान कर दे, छोटा भाई कन्यादान कर दे। गांव में तो आज भी यही प्रथा है, लेकिन वर्तमान समय में जो नाटक, सीरियल व फिल्म चलती है ना, इनने माहौल बिगाड़ दिया है पुराने रीति रिवाजों का। पुराने जो रीति रिवाज है इन्हें बिगाड़ने वाली कौन है जी, फिल्म, नाटक, सीरियल। इनमें ऐसा होता है कि कन्यादान जो करता है वो पिता ही करता है। उन्हें देख के वर्तमान समय की जो जनता है भेड़ चाल हो गई है, वो क्या करती है, अपनी पुत्री का कन्यादान पिता व माता ही करती है। लेकिन गांवों में तो आज भी ऐसी ही प्रथा है। ये जो फिल्म वाले जो चलते हैं ना, ये रीति रिवाज ये शहरों के अंदर ज्यादा होते हैं। गांव में अगर विवाह है किसी कन्या का तो घर वालों को तो वैसा फुर्सत नहीं मिलती है काम से, डोल धोने का मुंह समय नहीं मिलता है। और शहर के अंदर पता ही नहीं चलता कौन बराती और कौन घराती, दोनों पैंट कोट मार के फिरते हैं, है ना। तो ये जो माहौल बिगाड़ा है ये इनने बिगाड़ दिया। और शहर वाले फिर बड़े घर के लोग होते हैं, आता जाता कुछ है नहीं पर दिखावा कर लेते हैं। और गांव वाले सीधे साधे लोग बिना दिखावे। अब लूणकरण भाटी को बाहर बिठा लिया पार्टी बैंक पे बैंक। लूणकरण भाटी को पता चल गया कि मालदेव को और इनको पता चल गया कि मैं उन्हें मारने वाला था। लूणकरण भाटी भी फिर बैठ जाता है, अब करें तो करे ही क्या बेचारा, मार तो वो वैसे ही नहीं सकता। बैठ गया पैंक से के लिए। उधर उमादेव व मालदेव का विवाह हो जाता है, फेरी संपन्न होती। तो पहले राजा महाराजाओं के समय में ये प्रथा थी कि पुत्री का विवाह, राजकुमारी का विवाह हो जाता था, जब वो राजकुमारी ससुराल जाती थी तो उसके साथ दासी भेजते थे, दासी भेजती थी कि हमारी जो राजकुमारी है इसे ससुराल में कोई काम काज न करना पड़े, राज ही करे बस, काम के लिए दासी भेजते थे। उमा देवी ने कहा मेरे साथ दासी बस आप एक को ही भेज दो, किसको का, भारमली को, ज्यादा मत भेजो, कोई जरूरत नहीं है, बस भारमली को भेज दो, मेरा वहां पे मन नहीं लगेगा तो मैं भारमली के साथ जो है अपना समय बिता के मन लगा लूंगी। लूणकरण ने भी कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, भारमली को साथ भेज देते हैं। भारमली साथ जाने के लिए तैयार। अब भारमली की बात करते हैं, भारमली कौन है। भारमली के लिए कहते हैं कि इनके माता पिता की कोई जानकारी नहीं है। भारमली जब छोटी बच्ची थी तब इनके माता पिता इन्हें छोड़ के चले गए थे। ये किसी व्यक्ति को मिलती है, जनता को मिलती है। जनता ने भारमली को राजा को सौंपने का निश्चय किया और वो राजा को दे जाते हैं, लूणकरण भाटी को। जब भारमली छोटी थी तब उमा देवी छोटी थी। लूणकरण भाटी ने भारमली व उमा देवी को दोनों को अपनी पुत्री के समान ही पाला। अब फिर भारमली को साथ तो भेजे, क्योंकि भारमली व उमा देवी दोनों बचपन के मित्र है, सखी सहेलियां है, तो भारमली को जी साथ भेजती।
भारमली को साथ भेज देती। अब आगे की घटना देखिए। मालदेव अपनी पत्नी उमा देव दासी भारमली सारी बारात को लेके वापस जोधपुर आ जाता है। पहली रात आपको पता होती है कौन सी रात होती है? शादी के दिन की पहली रात होती है जी, सुहाग रात, है ना। इधर उमा दे रात के समय में हार श्रृंगार कर रही थी, तैयार हो रही थी, और मालदेव बैंक से लेके रूम के बाहर आता है। उमा दे के पास में ही भारमली बैठी थी। मालदेव ने दरवाजा नोक किया, खटखटाया। उमा दे ने भारमली को कहा तुम जाओ मालदेव के पास और मालदेव को कहो मैं अभी तैयार हो रही हूँ, श्रृंगार कर रही हूँ, कुछ समय आप जाके, भारमली को कहती है कुछ समय आप जाके मालदेव के पास बातें करो, तब तक मैं तैयार होके आती। और मालदेव भाई साहब पैंक शैंक लिया हुआ बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही भारमली जाती है, मालदेव नशे के अंदर भारमली को देख के भी भारमली पे मोहित हो जाता है, भारमली पे मोहित हो जाता है। बाद में उमा देव को कहानी पता चलती है तो ये मालदेव को कहती है कि आप कुछ समय मेरा इंतजार नहीं कर सके, आप किस बात के पति? उमा दे इस कहानी से कहानी आप समझ ही गए होगे। भारमली जब मालदेव के पास जाती है नशे की हालात में होता है, और भारमली सुंदर थी, उमा दे की जैसी सुंदर थी, और मालदेव इसे देख के मोहित हो जाता है। सारी घटना की जानकारी जब उमा दे को पता चलती है तो उमा दे ने कहा जो व्यक्ति मेरा कुछ समय के लिए इंतजार नहीं कर सकता वो आगे अपना पति धर्म क्या निभाएगा। उमा दे मालदेव से रूठ जाती है और जोधपुर से चली जाती, मालदेव से रूठकर चली जाती। उमा दे के बारे में कहा जाता है उमा दे तारागढ़ जो दुर्ग है अजमेर में कुछ समय तक यहाँ पे रहती है, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी का जब तारागढ़ पे आक्रमण होता है तो तारागढ़ दुर्ग जो है ये खाली कराया जाता है। उमा दे को यहाँ से खाली करना पड़ता है तारागढ़ दुर्ग, लेकिन बाद में उमा दे ने इस मालदेव के किसी अन्य रानी के बड़े पुत्र राम सिंह को गोद ले लिया था। उमा दे ने राम सिंह को गोद ले लिया था और गुंदोद चले जाते हैं, गुंदोद जाके रहते हैं। गुंदोद कुछ समय तक रहते हैं, फिर गुंदोद से भी आगे चले जाते हैं केलवा पे, गुंदोद से केलवा चले जाती, फिर यहाँ पे रहती। अब मालदेव को भाई अपनी गलती का एहसास होता है, मालदेव को गलती का एहसास होता है तो मालदेव अपने दरबार के अंदर एक अच्छे समझदार कवि थे, उन्हें वापस अपने पास बुलाता है कि आप मेरे पास आओ और मेरी बात समझो। आप उमा दे के पास जाओ, आप समझदार हो, उमा दे को समझाओ, उमा दे को वापस लेके आओ। ईश्वरदास जी को बुलाता है, ईश्वरदास जी को बुलाता है। ईश्वरदास जी जाते हैं। उस समय जो उमा दे है ये कोसाना जोधपुर में रह रही होती है, कोसाना क्षेत्र है वहां पे रह रही होती है। ईश्वरदास जी जाते हैं, उमा दे को मनाती हैं, लेकिन उमा दे एक बार तो नहीं मानती। बाद में ईश्वरदास जी कहते हैं आप तो टेंशन मत लो, मालदेव आपको 10-15 बंदों जितने भी बंदे बोलो पूरी जनता के सामने माफी मांगेगा, आपका कोई अपमान नहीं होगा, जनता आपका अपमान नहीं करेगी। जब मालदेव माफी मांग लेगा आपसे जनता के सामने तो जनता फिर किस बात की इज्जत उछालेगी? उमा देखिए ना। लेकिन ये बात जब मालदेव की अन्य रानियों को पता चली तो उन्हें पता चला कि ईश्वरदास जी गए हैं और वो इस उमा देव को पटरानी बनाएंगे।
वापस लेके आएंगे। मालदेव क्षमा मांगेंगे। ईश्वरदास जी उमा दे से कहते हैं कि वो आपको पटरानी बना के रखेंगे, मुख्य रानी बना के रखेंगे। उमा देव मान जाती है। फिर बाकी जो रानियां थी उन्होंने आशानंद जी को बुलाया। आशानंद जी एक और कवि है, उन्हें बुलाया कि आशानंद जी आप जाओ, अगर उमा देव वापस आ गई और वो पटरानी बनेगी तो हमारी जो थोड़ी बहुत इधर हरकत हिलचल होती है ये भी खत्म हो जाएगी, हमें उमा दी के अधीन रहना पड़ेगा। आशानंद जी भाई जाती। आशानंद जी पहले तो पता करते हैं उमा देव ईश्वरदास जी किस दिशा से आ रहे, जिस दिशा से आ रही होती हैं आशानंद जी उस रास्ते के किसी चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही उमा दे की पालकी उस चौराहे के नजदीक आती है, रानी है तो रानी आपको पता है पालकी में बैठ के ही आती है। उमा दे जैसे ही उस चौराहे के नजदीक आती है, आगे ईश्वरदास जी है, पीछे पालकी के अंदर उमा दे है। आशानंद जी वहां पे खड़ा खड़ा दोहा बोलता है, मान रखे तो पिव रखे तज मान, कि मान रखे तो पिव रखे तज मान, दो दो गेंद न बंद हूँ एको खंबू ठान। कि मान रखे तो पिव तज, अगर मान रखना है तो पति को त्यागना पड़ेगा, अगर पिव रखना है तो फिर मान सम्मान जो है वो त्यागना पड़ेगा, बेइज्जती तो होगी, इज्जत नहीं रहेगी। दो दो गेंद, कि दो दो गेंद होता है हाथी, कि दो दो हाथी को एक खंबे पे नहीं बांध सकते, है ना। दो दो गेंद न बंद हूँ एको खंबू ठान, कि दो हाथियों को एक खंबे व एक ठान जिनमें चारा डाला जाता है पशुओं का, उन पे दो हाथियों को एक साथ नहीं बांध सकते। और आप जो है एक साथ अपना सम्मान, इज्जत व पति दोनों एक साथ नहीं पा सकते, या तो पति मिलेगा और या इज्जत मिलेगी। और भाई उमा दे आशानंद जी के वो दुआ सुनकर वहीं से वापस मुख घुमा लेते हैं, वापस चले जाती, आते ही नहीं है मालदेव के पास। इसीलिए रूठी रानी के नाम से जाना जाता है उमा दे को। किस नाम से? रूठी रानी के नाम से। रूठी रानी उमा दे। बाद में तो भाई साहब उमा दे मानी ही नहीं मालदेव के पास आने के लिए, अकेली ही रही, मुझे ऐसे पति की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे पति की जरूरत नहीं है। फिर भाई कुछ समय बाद में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। उमा दे को पता चलता है, मालदेव की जो पगड़ी थी सर की, ये उमा दे के पास भेजी जाती है। उमा दे उस पगड़ी के साथ सती होती, मालदेव की पगड़ी के साथ सती होती। उमा दे कहती है, आप में भले ही ढंग के लक्षण न हो, गुण न हो, लेकिन मेरे अंदर पत्नी धर्म के गुण है, मैं उन्हें निभाऊंगी। तो वो मालदेव की पगड़ी के साथ शहीद हो जाती, सती हो जाती। ठीक है, उमा देव मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती। अब फिर भारमली की बात करती है। भारमली की बात करती है, मौसम खराब था, शाम के समय बिजली चमक रही थी और भारमली जो है जोधपुर के किले पे खड़ी है और जैसलमेर की ओर देख रही है, उधर बिजली चमक रही है। पीछे से मालदेव आता है भारमली के पास, सर भारमली को आके कहता है, भारमली क्या बात है, उदास क्यों लग रही है? भारमली कहती है बस ऐसे ही। फिर मालदेव देखता है कि भारमली की जो देखने की दिशा है वो जैसलमेर की ओर है, जैसलमेर की ओर देख रही है। मालदेव भारमली को कहता है, क्या याद आ रही है जैसलमेर? भारमली कहती है, याद तो आ रही है। मालदेव कहता है, तो फिर चली जा जैसलमेर। कुछ समय जैसलमेर बिताया।
बारमली कहती है जाऊं तो जाऊं किसे, जैसलमेर वाले जाते ही कहेंगे उधर तो हमारी पुत्री का सुहाग उजाड़ के आ गई, राजकुमारी का सुहाग उजाड़ के आ गई, अब यहाँ पे आके हमें उजाड़े, क्या मुख लेके जाऊं। और मालदेव कहता है जैसलमेर वाले भाटियों की इतनी क्या औकात कि जो तुम्हें कुछ बोले। मालदेव एक पत्थर भेजता है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के भाटियों को कि भारमली आ रही है, अगर उसे कुछ कहा किसी ने तो हिसाब लगा लेना भाई साहब, खैर नहीं है, क्या नहीं है, खैर नहीं है ना। भारमली फिर जैसलमेर जाती है। भारमली कहाँ पे जाती है, जैसलमेर जाती है। और जब जैसलमेर जाती है तो यहाँ पे जो राजा होता है, जो शासक होता है वो युवा होता है, कुछ समय पहले ही राजा बनता है। और इस राजा के भाई साहब 3 रानियां हैं, पहले ही 3 रानियां हैं जैसलमेर की राजा की। भारमली जैसलमेर में कुछ समय जाके रहती है, लेकिन वो जो राजा है वो भारमली के राउंड लगा रहा है, भारमली के इधर उधर घूमता फिरता है भारमली के भाई। और ये बात इन तीनों रानियों को पता चलती है कि ये उधर पहले हमारी उमा दे का घर उजाड़ के आ गई, अब ये हमारा घर उजाड़े। तीनों रानियों में भाई अब बस की बात नहीं है, सोचे क्या करे तो करे क्या। अब ये हमारे पास आई है, इसे कह भी नहीं सकते कि तुम वापस जोधपुर चले जाओ, क्योंकि मालदेव ने मैसेज भेज रखा है, अगर कुछ बोल दिया तो खैर नहीं। इन तीनों रानियों के अंदर जो बीच की रानी है ना, उसका भाई है एक बाघ सिंह। बीच की रानी है, जो 2 अन्य रानियां हैं वो बीच की रानी से कहती हैं कि आप तो ऐसा करो, आप तो अपने भाई को बुलाओ, आपका भाई वैसे ही खतरनाक है, वो सहायता तो करता ही है ना, मुसीबत के समय सहायता करने वाला व्यक्ति है, तो वो हमारी भी सहायता करेगा। और फिर रानी ने सोचा बात तो तुमने सही कही। और जो रानी है वो अपने भाई को मैसेज भेजती है कि भैया आपको कितना समय हो गया, आपने तो मेरे पास राउंड ही नहीं दिया, कोई चक्कर ही नहीं लगाया, आपसे मिलने का मन हो रहा है। और जी जो बागा बाघ सिंह नाम का व्यक्ति है वो आता है। कौन है जी, बाघ सिंह नाम का व्यक्ति है, कोटड़ा का है। कहाँ का है साथियों, कोटड़ा का है, कोटड़ा बाड़मेर में पड़ता है। इनमें से जो बीच की रानी है वो अपने भाई को बुलाती है, क्या नाम है, बाघ सिंह है। कहाँ का है जी, ये कोटड़ा का है। कोटड़ा कहाँ पे पड़ता है जी, बाड़मेर में पड़ता है। इस बाघ सिंह को बागा कोटड़िया कहते हैं, क्योंकि ये कोटड़ा का है, कोटड़िया कहती हैं, बागा कोटड़िया ये भी कहती हैं बाघ सिंह। अब भाई बाघ सिंह आ जाता है, पास में ही आया हुआ था जैसलमेर के, अपनी सिस्टर बहन से मिलने आता है। और भाई बहन आता है तो बहन का मुख उतरा हुआ, बाघ सिंह व इसकी बहन दोनों अपने रूम में बैठ के बात करते हैं। बहन रोती है कि भैया ये भारमली जो है, पहले तो हमारी ननंद बाईसा उमा दे का घर उजाड़ के आ गई, अब ये यहाँ पे आई है, और वो आपके जीजा जी है वो इस भारमली के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हमने तो आंखों से देखा है गड़बड़ है, और अब ये हमारा घर और उजाड़ेगी, हमें भी किसी घाट का नहीं छोड़ेगी। कोटड़ा कहता है, बाघ सिंह कोटड़िया कहता है आप तो टेंशन मत लो, जैसे ही मैं सुबह यहाँ से जाऊं तो सीख देने आप मत आना, इस भारमली को भेज देना, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। और भाई रात तो कोट बाघ सिंह यहाँ पे गुजारता है, जैसे ही सुबह होता है बाघ सिंह जो है ये सुबह जल्दी रवानगी लेने के लिए तैयार हो जाता है। इधर तो भाई साहब किले के अंदर, जैसलमेर के किले के अंदर बाकी जनता उठ ही रही है कि बाघ सिंह कोटड़ा जो है ये अपने ऊंट पे बैठ के जाने के लिए रवाना होता है।
सेना ने देखा, बाघ सिंह जी को आ रहे, बाघ सिंह जी रुको, इतनी क्या जल्दी है, चाय पानी पियो, नाश्ता पानी करो, कुछ फिर चले जाना। अब बाघ सिंह कहता है मेरे को और बहुत काम है, जल्दी जाना है, बाकी तो काम देख। बाघ सिंह का काम क्या था जी, ये अमीर लोगों को लूटता और गरीब लोगों में धन बांट देता, जरूरतमंद लोगों में धन बांटता, उनकी सहायता करता था, डाकू था वैसे ही। अब विभाग सिंह की फिर जनता सेना ने कहा तो रुको तो सही, सीख तो लेते जाओ, क्या लेते जाओ, सीख लेते जाओ। सीख क्या होती है साथियों, सीख होती है जब घर के अंदर जाते हैं, मेहमान आता है, भाई हो, सगा रिश्तेदार आता है ना, रिश्तेदारी है ना, सगा प्रसंगी के देते वे आवे तो बांग की पुत्री या बांग को जगो बंदो हुआ है, वो तिलक निकाल के रवानगी देवे है ना। मारवाड़ के अंदर, पश्चिम राजस्थान के अंदर आज भी ये प्रथा कायम है, और शेखावाटी क्षेत्र में भी ये प्रथा कायम है। जब घर का जवाई घर आता है तो वो वापस जाने की प्लानिंग होती है, तब घर की जो सास होती है, दामाद की जो सास होती है, और बाकी अन्य जो स्त्रियां होती है वो भी सीख देती है ना। तो भाई सीख दे, उमा इस बाघ सिंह कोटड़िया की बहन को जाके कहते हैं, वो तब तक भाई तैयार नहाई धोई नहीं होती है, स्नान ही नहीं किया, वो कहती है मैं तो अभी तक स्नान ही नहीं किया, तैयार ही नहीं। पास में ही भारमली बैठी है बिल्कुल तैयार सजी धजी, और वो कहती है भारमली क्यों ना आप ही सीख दे, मेरा भाई आपका भाई। भारमली कहती है क्यों ना मैं दे आती हूँ। भारमली भाई साहब इस बाघ सिंह कोटड़िया को सीख देने आती है। जैसे ही भारमली बाघ सिंह को तिलक लगाने के लिए हाथ ऊपर उठाती है, बाघ सिंह कोटड़िया ने भाई साहब भारमली का हाथ पकड़ा, अपने ओठ पे बिठाया, छू मटी छू, पीछे देखा ही नहीं, भारमली को उठा के ले गया। जब तक भारमली और बाघ सिंह जो है कोटड़ा नहीं पहुंचते, बीच रास्ते में ही भारमली को बाघ सिंह कोटड़िया से मोहब्बत प्रेम हो जाता है ना। निगाहों से निगाहें मिली, निगाहों से निगाहें मिली तो दिल के जो दरवाजे थे वो खुल गए, दिल के जो दरवाजे थे वो खुल गए, किसके, भारमली व बाघ सिंह कोटड़िया के। पता ही नहीं चला कैसे करके कैसे मोहब्बत हो गई, निगाहों से निगाहें मिली, भारमली ने अपना होश हवास खो दिया, पता ही नहीं चला कैसे करके कैसे मोहब्बत हो गई। लेकिन भाई भारमली ने अब बाघ सिंह कोटड़िया को ज्वाइन कर लिया है, बाघ सिंह को ज्वाइन कर लिया, अब भाई दोनों साथ में रहते हैं। ये बात जब मालदेव को पता चली कि वो कोटड़ा का जो बाघ सिंह है वो भारमली को उठा के ले गया है, तो भाई मालदेव ने अपनी सेना को बुलाया और कहा जल्दी सेना को तैयार करो, अब तो बाघ सिंह कोटड़िया पे हमला करना है, बाघ सिंह पे हमला करना है और भारमली को वापस लेके आना है। सेनापति को कहा आप सेना लेके जाओ और भारमली को लेके आओ। फिर सेनाओं ने कहा सर क्या बात करते हो, वो वैसे ही डाकू है, और फिर हम दासी के लिए आक्रमण करें, युद्ध के लिए जाएं, राज्य की जनता क्या कहेगी कि राजा ने दासी के लिए युद्ध किया था, और वो डाकू है, उसके पास सेना जनता ज्यादा है, उसके गांव के लोग आसपास के लोग भी उसकी सहायता करते हैं क्योंकि वो लोगों की सहायता करता है। अगर हार के आ गए तो जनता भाई साहब बोलने नहीं देगी कि 9 कुंटों का राजा अपनी सेना भेजता है एक छोटे से डाकू के पास भारमली दासी को लेने, हार के आगे जनता क्या मुख दिखाएंगे, है तो फिर दासी छोड़ दो, जितना अपने पास रहेगी उतना ही बहुत है ना, जानता है चोरगा झींटिया ही चोखा। अब तो गई थी कि गई थी, हर कंधे की भी तो ही बहुत है, घना ही मजा आनंद ले लिया। अब जी ठीक है, फिर मालदेव के मन में विचार आया युद्ध न करे, आक्रमण न करे, पर कुछ और तो करे, क्या करे। का जब उमा दे को मैंने वापस बुलाया था, ईश्वरदास जी उमा दे को वापस लेके आ रहे, तब तो वो बीच में दोहे गाने वाला व्यक्ति कौन था, उसे भेजो कि तू उमा दे को तो वापस आने नहीं दिया, लेकिन तू भारमली को वापस लेके आ।
अब जी दोहे गाने वाला व्यक्ति कौन जी? आसानंद जी। आसानंद जी को भेजती है। आसानंद जी जाता है बाघ सिंह के पास। जैसे ही बाघ सिंह को पता चलता है कि आसानंद जी आ रही है मेरे पास मेरे से मिलने, तो भाई साहब बाघ सिंह जो है 3 कोस दूर मतलब 9 किलोमीटर दूर जाके आसानंद जी को दंडवत प्रणाम करता है। आसानंद जी को अपने घर लेके आता है। इनकी अच्छी खातिरदारी होती है। आसानंद जी की भारमली अच्छे अच्छे पकवान बना के लेके आती है। बाघ सिंह जो है आसानंद जी के लिए अच्छा शिकार करके लेके आता है, अच्छे तरीके से भोजन खिलाते हैं। बाघा व भारमली दोनों आसानंद जी के पास बैठते आसानंद जी की अच्छी सेवा करती हैं, पांव दबाती। अरे भाई आसानंद जी ने भारमली व बाघ सिंह कोटड़िया के इस प्रेम मोहब्बत को देख के निर्णय लिया कि मैं भारमली को लेने आया हूँ। अगर भारमली को मालदेव के पास ले गया तो ये जो भारमली है इस बाघ सिंह के साथ इतनी खुश है, मालदेव के पास नहीं रह पाएगी। तो आसानंद जी ने भी क्या कर लिया भाई, अब बाघ सिंह को ज्वाइन कर लिया कि मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। तूने तो भेजा था लेके आने के लिए, मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं ही नहीं जाऊंगा तो तू क्या कर लेगा। अब जी आसानंद जी भी बाघा भारमली के पास रहने लगती। आसानंद जी भी बाघा भारमली के पास रहने लगती हैं। बाघ सिंह की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। भारमली बाघ सिंह के साथ सती हो जाती है। आसानंद जी जैसे ही बाघ सिंह बाघा की मृत्यु होती है आसानंद पागल हो जाता है। आसानंद पागल हो जाता है बाघ सिंह के लिए, है ना, बाघ सिंह के लिए पागल हो जाता है। आसानंद एक दोहा बोलता है जब वो भारमली को लेने आता है और उनके प्यार मोहब्बत को देखता है तो एक दोहा बोलता और वो दोहा चलता रहता है ना, चलता रहता है। क्या? जहां तरवरता मोरियो, जहां सरवरता हंस, कि जहां तरवर जहां पेड़ है वहां पे मोर होगा। जहां सरवरता हंस, जहां सरवर सरोवर तालाब होंगे वहां पे हंस होगा। जहां बाघ आता है भारमल, जहां दारू तय मंस का, जहां जहां पे बागा होगा वहां वहां पे भारमली होगी। और जहां दारू होती है वहां मांस होता है। ये आसानंद जी बोलते हैं बागा भारमली के लिए, बागा भारमली के लिए। अब आसानंद जी भाई साहब पागल हो गए। ये पागल वाली बात जो है, ये पागल वाली बात जो है ये पता चलती है अमरकोट के राणा को, पता चलती है कि जो आसानंद जी है बड़े महापुरुष है, वो पागल हो गए हैं और इधर उधर गलियों में भटक रहे हैं। इस अमरकोट के राणा ने आसानंद जी को अपने पास बुलाया। सैनिक भेजते हैं, आसानंद जी को लेके आते हैं और आसानंद जी को कुछ समय अपने पास रखते हैं। आसानंद जी जब भी बात आए तो बागा बागा गिड़गिड़ाए और राणा कह देता है कि ऐसा क्या था, छोटे से क्षेत्र का बंदा था बागा और आप उसका नाम गिड़गिड़ाते रहते हो, है ना। वो कहता है, आसानंद जी का एक और दोहा है, दोहे ही दोहे है, मैं सुनाऊंगा। जब बागा मरता है तो आसानंद जी एक दोहा बोलते हैं कि बागा आओ भल घर कोटड़ा रातू धनी, बागा आओ भल घर कोटड़ा रातू धनी, जासी फूल झड़ पर बांस न जासी बाग जी। कि बागा तू कोटड़ा का धनी है, आ तेरी याद आती है, मुझे याद सताती है। फूल झड़ जासी, कि जैसे पेड़ से फूल तो झड़ जाता है लेकिन उसकी जो सुगंध है वो नहीं झड़ती, ऐसे ही बाग जी आप हो, भले ही आप चले गए हो लेकिन आपकी याद जो है मुझे आती रहती। अब आसानंद जी भी अमरकोट के राजा के दरबार में बात बात पे आसानंद कहता है बागा बागा, जहां बागा वहां भारमली, बागा का इनाम ले। अमरकोट के राणा ने क्या किया, आसानंद जी के पोते को बुलाया।
आसानंद जी के पोते को बुलाया और उसे कहा कि अगर तेरा दादा एक रात बागा का नाम न ले तो मैं तुझे 1 घंटे के लिए 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। और बंदा लालच में आ गया। उसने अपने दादाजी को कहा, आसानंद जी को, कि दादाजी अगर आप एक रात बागा का नाम न लो तो मुझे 1 घंटे के 1 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे और अपने की 7 पीढ़ी संवर जाएगी। अपने तो 7 पीढ़ी संवर जाएगी। आसानंद जी कहता है, बागे का नाम तो मैं नहीं भुला सकता, है ना, वो तो मेरी रूह रूह मेरे शरीर के कण कण में बसा है, पर फिर भी तेरे इस 1 लाख सोने के सिक्कों के लिए कुछ तो कर ही सकता। जितना रहा जाएगा उतना रह लूंगा। और पोता कहता है, दादाजी बात 1 लाख सिक्कों की है, जितना ज्यादा नहीं, एक ही तो रात की बात है, रह जाओ 5-7 घंटे की तो बात है। आसानंद जी कहता है, जितना रहा जाएगा उतना रह लूंगा। क्या ठीक है। टाइम स्टार्ट हो जाता है। आसानंद जी कुछ समय तक तो अपने दांत गिड़गिड़ाते रहते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन जब फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आसानंद, फिर बोल ही देता है, ठोड ठोड पग दौड़ कर श्या, पेट रे कारण रात दिवस राठौड़, बिसरे नहीं बाग। कि इस पेट के लिए तो कुछ और भी कर लेंगे, लेकिन आपकी याद के बिना ये जो रात है ये नहीं गुजरेगी। ठोड ठोड पग दौड़ करांगा, है नी, रात दिवस राठौड़, बिसरे नहीं बाग जी, कि आपकी याद आपके नाम के बिना ये रात नहीं कटती। अरे भाई पोता अपना सर पकड़ के गिड़गिड़ाता है, कर दिया सत्यानाश, गए सोने के सिक्के 1 लाख। लेकिन आसानंद जी बाघ सिंह जी को नहीं बोल सकते। फिर आसानंद जी ऐसे ही पागल अवस्था में दीवारों के अंदर सर मारते इधर उधर गलियों में भटकते हुए खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम मालदेव के अंदर इसी कड़ी के अंदर आगे चलती है ना। तो ये आसानंद जी भारमली बाघ सिंह कोटड़ा, इसको ध्यान में रखना। कहानी अच्छी है भारमली की। एक नहीं, एक साथ साथ कितने बंदों को चंद्रू बना गई। 3 बंदों को, पहले मालदेव, फिर जैसलमेर का राजा और बाद में बाघ सिंह कोटड़ा। लेकिन बाघ सिंह कोटड़ा की तो भाई साथ ही रही थी, है ना। बाघ सिंह कोटड़ा को तो लाइफ लाइन मान ही लिया था भारमली ने। लेकिन फिर पढ़ते हैं आगे दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान हमने आसानंद जी को छोड़ा है, इन्हीं से प्रारंभ कर देते हैं। आसानंद जी जो क्या है, मालदेव के दरबारी विद्वान, है ना। आसानंद जी जब उमादेव वापस आ रही थी तो उसके लिए दोहा गाया था, उसे वापस नहीं आना दिया। तो उस उमादेव पे एक ग्रंथ लिखे आते हैं, उमादेव भटियाणी रा कवि। क्या? उमादेव भटियाणी रा कवि। मारवाड़ी भाषा के अंदर कै का की को रह रा री बोलते हैं। तो ये देख लेना, उमा दे भटियाणी भाटी थी, ये भाटी वंश की थी। तब भटियाणी का कवित कवित होते हैं जी दोहे, उमा दे के दोहे लिखे हुए। फिर बाद में आसानंद जी बाघ सिंह व भारमली के पास चले गए तो इन पे भी एक ग्रंथ लिख दिया, बागा भारमली रा दूहा। बागा भारमली रा दूहा। फिर जी हमारे एक लोक देवता हुए हैं गोगा जी, गोगा जी पे लिखा गोगा री पेड़ी। गोगा री पेड़ी, ये लिख दिया जी। और पढ़ते हैं इसके बाद में एक कवि और आते हैं, ईश्वरदास। ये भी दरबारी कवि थे जो उमा दे को लाने के लिए गए।
उमादे को लाने के लिए गए थे। इनके बारे में कहा जाता है ईश्वरदास जी मालदेव से बाद में गुजरात के हलवद राजा के पास चले गए। हलवद का राजा था, झाला राजा था, गुजरात हलवद चले गए थे झाला राजा के पास में। तो उस झाला राजा पे इन्होंने ग्रंथ लिखा, हाला झालारी कुंडलियां। क्या? हाला झालारी कुंडलियां। हाला झालारी कुंडलियां ये लिख दिया ग्रंथ। ये किसने? ईश्वरदास जी। और पढ़ते हैं, ईश्वरदास जी ने अपनी माता पे ग्रंथ लिखा था देवयाना या देवयानी। माता पे ग्रंथ लिखा क्या? देवयानी। अपनी माता पे ग्रंथ लिखा देवयानी। ये जो हाला झालारी कुंडलियां हैं इन्हें वीर सतसई भी कहती हैं। वीर सतसई भी कहती हैं। देवयानी आ गया अपनी माता पे। फिर और लिखा एक हरि रस लिखा। क्या लिखा? हरि रस। हरि रस एक ग्रंथ और लिखा। आसानंद जी ने लिखा उमादेव भटियाणी रा कवित बागा बहरमली रा दुहा गोगारी पेड़ी। ईश्वरदास जी ने लिखा हाला झालारी कुंडलिया माता देवयानी हरि रस। ईश्वरदास जी के बारे में कहती हैं ईश्वरदास जी ने जी अंतिम समय में जल समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? जल समाधि ले ली। जल समाधि ले ली। ईश्वरदास जी के लिए एक दोहा भी है, ईश्वर घोड़ा झोंकिया पाण महासागर रे माई कोई तारण हारो तारसी सारण हारो साई। ईश्वरदास जी को अगर कोई उतारने वाला है तो वो कौन है? साई। ये मालदेव की कहानी, सारी की सारी मालदेव की कहानी हमने देख ली। मालदेव यही समाप्त होता है। आगे की क्लास कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाड़।